अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए लीगल एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 164 को डिस्कस किया जाएगा, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के मुताबिक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है और इसके पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, चैनल पर आने वाले नए व्यूवर से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस तरह की लीगल एजुकेशन अपडेट से फ़ायदा उठाएं। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, लॉ गाइड फेस करने वाले के लिए और लॉ प्रैक्टिकल फील्ड में जो न्यू आए उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरह के टॉपिक्स इस प्लेटफॉर्म पे जो है अपडेट किए गए हैं और किए भी जाएंगे। आपने पाकिस्तान पेनल कोड की दफ़ा 164 के बारे में सवाल पूछा है। ये दफ़ा एक ख़ास किस्म के गवाह या मुलज़िम के बयान को रिकॉर्ड करने से मुतल्लिक है। इसकी वजाहत इंतहाई आसान और आम फहम उर्दू लफ्ज़ में और अंग्रेज़ी में भी बयान की गई है ताकि टॉपिक को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। पाकिस्तान पेनल कोड की दफ़ा 164 मुख्तसर तारफ़। पाकिस्तान पेनल कोड दरअसल वो बुनियादी फ़ौजदारी कानून है जिसमें तमाम तरह के जराइम और इनकी सज़ाएँ दर्ज हैं। दफ़ा 164 इस कोड का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये फ़ौजदारी प्रोसीजर कार्रवाई से ताल्लुक़ रखता है, जो कि आम तौर पर फ़ौजदारी प्रोसीजर कोड यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 1898 के ज़रिए की दफ़ा जो 164 में बयान की गई एक जनाबल स्पेशलिटी कैटेगरी है। अमूमन लोग पाकिस्तान पिनल कोड CRPC की दफ़ात में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। आपका सवाल ज़्यादा मुनासिब तौर पर CRPC की दफ़ा 164 के बारे में मालूम होता है, क्योंकि पाकिस्तान पिनल कोड में दफ़ा 164 नामी कोई दफ़ा मौजूद नहीं है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि दफ़ा 164 कोई दफ़ा नहीं है। हाँ, ये है कि सिमिलर प्रोसीजर कोड के हवाले से जो सेक्शन 164 है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जानिब से ये क्वेश्चन होता है कि ये हर एक चीज़ को वो जो है पाकिस्तान पेनल कोड से जोड़ देते हैं। तो सिविल प्रोसीजर के कोड्स अलग होते हैं और मैं आपको बताता हूँ क्रिमिनल के अलग होते हैं, जिनके मुताबिक सारे मामला डील अप किए जाते हैं। इंशाल्लाह तमाम तफसीलात और मज़ीद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफ़ा 164 की वजाहत करते हैं। लेट्स एक्सप्लेन सेक्शन 164 ऑफ CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। फौजदारी प्रोसीजर कोड CRPC दफ़ा 164 तफसीली वजाहत कुछ इस तरह है कि दफ़ा 164 का मकसद, इस दफ़ा का बुनियादी मकसद ये है कि मजिस्ट्रेट के सामने एक गवाह या मुलजिम का बयान, स्टेटमेंट या इतराफ़ या कन्फेक्शन इसकी तरह रिकॉर्ड किया जाए कि बाद में इसमें कोई रद्दो बदल या फ़र्क ना किया जा सके और ये बयान अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। जैसा कि आपको बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं, अपने बयान दे देते हैं, जी हाँ मैंने जुर्म किया, मैं इसकी सज़ा पाना चाहता हूँ या मैं बेगुनाह हूँ, समथिंग लाइक दैट। या वो जो लड़कियाँ लड़के भाग के शादी कर लेते हैं, बाद अज़ां उसके वालिदैन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारी लड़की को उठा के ले गया, ज़बरदस्ती शादी हो रही है। तो लड़की अगर जो है इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 164 के मुताबिक बयान दे दे कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, मैं बालिग हूँ, तो दुनिया की कोई भी ताकत उस लड़का लड़की को जनाब अलग नहीं कर सकते, बशर्त ये है कि वो अंडर टीन एज ना हो। ठीक है, 18 साल की हो, ये बात कन्फर्म हो जाए। दफ़ा 164 के अहम हिस्से। इस दफ़ा के तहत मजिस्ट्रेट दर्ज झेल काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, गवाहों के बयान रिकॉर्ड करना, स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस रिकॉर्ड। अगर किसी तहकीक करने वाले अफसरान यानी इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर जो है ऐसा लगे कि कोई अहम गवाह बाद में अदालत में बयान देने के लिए दस्तयाब नहीं होगा, मसलन वो बीमार या मरने वाला है या मुल्क छोड़कर जा रहा है, कोई भी ऐसी रीज़न हो जिसके मुताबिक ये लग रहा हो कि नेक्स्ट इसकी हाजिरी मुश्किल है, तो वो इस गवाह का बयान किसी मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवा सकता है। ठीक है, ये बात कंफर्म होगी। अब इसमें मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान रिकॉर्ड करवाया जाएगा उसके कुछ फैक्ट हैं। फैक्ट क्या है? मजिस्ट्रेट है इस गवाह से सवालात पूछे कर इसका बयान लिखेगा। ये बयान बाद में अदालत में इस गवाह के असल बयान के मुतबादल के तौर पर पेश किया जा सकता है अगर गवाह दस्तयाब ना हो तो। यानी अगर गवाह जो है कोई है किसी केस का, उसकी हज की टिकट हो गई है तो वो हज करने जा रहा है, बाद में इसके पीछे प्रोसीडिंग होती है, तारीख लग जाती है, तो उसके बयान जो है वो कलम बंद होगा। और कलम बंद करने वाला कौन होगा? मजिस्ट्रेट। और मजिस्ट्रेट के बयान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। बाद जो चीज़ें हैं फिर फैक्ट्स के मुताबिक वो चीज़ें लचक हो तो वो फिर केस की नवीयत के हिसाब से है। पॉइंट नंबर 2 में देखें, मुलज़िम का इतराफ़ जुर्म बयान रिकॉर्ड करना यानी कन्फेशन ऑफ द अक्सीर ऑफ रिकॉर्ड। ये बयान 164 का सबसे अहम और हसास हिस्सा है। अगर कोई मुलज़म शख्स जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया हो, अब वो जुमलाती तौर पर जो है अपने जुर्म कबूल करना चाहता है, इसका इतराफ़ कन्फेशन यानी एक मजिस्ट्रेट भी रिकॉर्ड कर सकता है और पुलिस अफसर ऐसा इतराफ़ रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, यानी ये इस तरह का कोई भी रिकॉर्ड हो मजिस्ट्रेट ही कर सकता है। ये इख्तियार मजिस्ट्रेट के पास है, ना कि किसी इन्वेस्टिगेट ऑफिसर। अगर वो इस तरह का मामला करता भी है तो 130 नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। इसलिए कहते हैं कि पुलिस स्टेशन में दी गई जो है वो स्टेटमेंट जो कोर्ट में एडवाइजेबल नहीं होती, उसमें जो है वो मामला लचक होते हैं। बहरहाल नेक्स्ट पॉइंट में देखें,
मजिस्ट्रेट पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो ये यकीनी बनाए कि मुलज़िम पर कोई दबाव नहीं डाला गया और वो अपनी खुशी से और पूरी ज़हनी होशियारी के साथ इतराफ़ कर रहा है। मजिस्ट्रेट मुलज़िम को ये जो है तंबिया यानी वार्निंग ज़रूर देगा कि इसका इतराफ़ इसके ख़िलाफ़ सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है और वो जेल भी जा सकता है अगर वो इस बयान से मुकरे तो, ठीक है, झूठी गवाही साबित होगी तो। अगर उसकी स्टेटमेंट फेक है या कोई लचक है, किसी को बचाना चाह रहा है, समथिंग लाइक दैट, तो फिर ज़ाहिर है वो अदालत को धोखा दे रहा है, तो फिर अदालत कोई फैसला कर सकती है। इसके बाद अगर मुलज़िम फिर भी इतराफ़ करना चाहता है तो मजिस्ट्रेट इसका बयान लिखेगा और इस पर मुलज़िम के दस्तखत करवाएगा, ठीक है, ताकि दस्तक हो, अंगूठा हो, यानी साइन प्रिंट्स हो, ताकि जो है किसी भी किस्म की कॉल को फॉरेंसिक से की जाए तो जनाब सारे मामलों की पहलू जो है ना वो कानून के मुताबिक भी होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि नहीं वो हर चीज़ के लीजिए हर चीज़ एक सेटअप होता है, मुकम्मल तौर पर रजिस्टर करना होता है, तो इसके लिए जो है ना वो वेरिफिकेशन जो है साइन फिंगरप्रिंट समथिंग लाइक दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फैक्ट में देखिए फैक्ट नंबर 3, मेडिकल मुआयना करवाना। किसी मुकदमे में अगर किसी औरत या बच्चे के मेडिकल मुआयने की ज़रूरत हो तो मजिस्ट्रेट इसका हुक्म दे सकता है, ठीक है, और ये इख्तियार मजिस्ट्रेट के पास ही है कि जनाब इसका मेंटली तो जो है वो ठीक नहीं है। अगर जो सामकता रखने वाला ये कहता है कि ये मेंटली हालत ठीक नहीं है इसकी स्टेटमेंट के हवाले से, या ये कह सकता है ये बीमार है, ठीक है, इसके पास वक्त नहीं है, कैंसर का मरीज़ है, या जो कोई और डिलीवरी देने वाली है तो इसमें खुदा ना खास्ता अगर इसकी जान चली जाए तो इसके जो है वो बयान को कलमबंद किया जाए। बहुत सारी चीज़ें फैक्ट पड़े होते हैं, अगर आप कानून के में आएंगे मज़ीद तो आपको बहुत सारे फैक्ट डिस्कस करने को मिलेंगे। दफ़ा 164 की कार्रवाई क्यों अहम है? सबूत को महफूज बनाना। ये दफ़ा यकीनी बनाती है कि हम अहम सबूत वक़्त पर महफूज कर लिए जाएँ। पुलिस के दबाव से तहफ़्फ़ुज़। चूँकि मुलज़िम का एतराफ़ पुलिस की बजाय एक गैर जामदारा मजिस्ट्रेट के सामने होता है, इसलिए ख़दशा कम होता है कि मुलज़िम पर तशद्दुद या दबाव डालकर इतराफ़ करवाया गया हो। पॉइंट नंबर नेक्स्ट में देखिए अदालती कार्रवाई में मदद। ये रिकॉर्ड शुदा बयानात बाद में अदालत के सामने पेश की जाते हैं और फैसले में मददगार साबित होते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि ये फैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पुलिस को इसलिए अथॉरिटी नहीं देगी कि इसमें फिर जो है ना वो गुंजाइश होती है कि ज़बरदस्ती का मामला ना हो। ज़ाहिर है कि हर एक चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखना है कानून ने, तो किसी प्रेशर के हवाले से, कोई रिलेशन के हवाले से, कोई ताल्लुक़ के बेस पर अगर कोई इस तरह के मामला सर अंजाम देता है तो फिर ज़ाहिर है अदालत में इंसाफ नहीं होगा। तो साहिल तक इंसाफ ना पहुंचा तो इंसाफ तो अधूरा रह गया, इसलिए मजिस्ट्रेट को इख्तियार दिया गया। अब नेक्स्ट समरी में देखें, फौजदारी प्रोसीजर कोड CRPC की दफ़ा 164 एक ऐसी कानूनी शिक है जो किसी मजिस्ट्रेट को ये इख्तियार देती है कि वो किसी ऐसे गवाह का बयान रिकॉर्ड कराए जो बाद में अदालत में पेश ना हो सके, ठीक है। अदालत क्या कहती है कि सिर्फ उसका बयान दे जिसका आपको ख़तरा होगा दोबारा पेश नहीं होगा, बाहर चला जाएगा, मुल्क छोड़ रहा है, मौत हो सकती है, मरीज़ है, समथिंग लाइक डैट। पॉइंट नंबर 2 में देखें मुलज़िम का इतराफ़ जुर्म। जो भी कन्फेक्शन करेगा इस तरह का रिकॉर्ड कराएगा कि जिसमें यह यकीनी बनाया जाए कि ये इतराफ़ ज़बरदस्ती या दबाव के बगैर किया गया है, और मेडिकल मुआयना कहा जाता है कि जनाब इसका मेडिकल मुआयना कर लें, कोई पागल या ज़हनी मरीज़ तो नहीं है। कोई पागल आकर ये कहना शुरू कर दे मैंने जी ये किया तो वो फिर उसका बयान ले ले, वापस चले जाए तो मेंटली तौर पर ठीक नहीं है, पागल खाने से भागा हुआ है, या एब नॉर्मल है, दवाई खा रहा है, या कोई मूवी देख के आया हुआ उसके वाले से सारे मामला कर रहे हैं। तो इसलिए जो जज साहब जो है ना इसका पर सारे मामला अख्तियार करते हैं और अख्तियार भी रखते हैं और चीज़ को क्लियर भी रखते हैं। ये दफ़ा मुलज़िम के हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ मुंसफ़ाना अदालत को अमली यकीनी बनाने में बड़ी अहम किरदार करती है। CRPC 1898 दफ़ा 164, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखें कि उम्मीद है कि ये वजाहत आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगर आपका तल्लक कानून से है या किसी मखसूस मकसद के लिए आपको मज़ीद तफसील दरकार है तो किसी वकील से रुजू करें। अब देखें ये तो थी लॉ एजुकेशन की बात, बाकी केस का फैक्ट्स और जो समरी जो FIR जो है उसके मुताबिक जो डिटेल्स हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, इस चीज़ को जो है ना वो देखना होता है। ये सारे फैक्ट्स कौन देखेगा? वकील देखेगा। तो कोई भी बंदा खुद से देखकर इसको प्रेजेंट नहीं कर सकता। तो ये मामला वकालत के हैं और ये जो सब्जेक्ट आप सबके साथ शेयर किया गया ये लॉ के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जनाब लॉ गैट टेस्ट फेस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आम जनता के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ वकला की हद तक रहना चाहिए। बाकी आप भी सुन लें।